हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डी के गुड बुक में। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की कहानी बड़ी संवेदनशील है, लेकिन शुरू करूं उससे पहले थोड़ी सी बात करना जरूरी समझता हूं। तो मैं शुरू करूं उससे पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद दिलाना जरूरी है। दोस्तों, आपसे 4-5 महीने पहले एक केस बड़ा ट्रेंड में था, श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें श्रद्धा के 35 टुकड़े करके और उसकी लाश को 35 टुकड़ों में अलग अलग पॉलीथीन में छोटे छोटे पैकेट बनाकर फ्रिज के अंदर सेट कर दिए थे कहें तो। आफ्ताब नाम के एक लड़के ने, जो श्रद्धा का बॉयफ्रेंड था, काफ़ी टाइम से दोनों साथ रह रहे थे, लिव इन में भी रह रहे थे, सारी चीज़ें उनके बीच में हो रही थी, लेकिन फिर भी आफ्ताब ने विश्वास का खून किया, प्यार का खून किया, और कहें तो विश्वास इंसान के ऊपर विश्वास करने पे मजबूर कर दिया और कहने को भी मजबूर कर दिया कि किसी पर विश्वास करने से पहले ज़रा सोच लीजिएगा। उसके बाद एक केस और आया था, जिसमें एक पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड की हत्या कर दी थी, जिसका नाम था अंजन दास। ये भी मामला दिल्ली से था। इसकी भी डेड बॉडी टुकड़ों में फ्रिज के अंदर से ही मिली थी। और आज की जो कहानी है ये भी दिल्ली से ही है, और ये लगातार दिल्ली के अंदर इन 5-6 महीनों में लगातार तीसरी लाश है जो फ्रिज के अंदर से निकली है। फ्रिज कहें तो ट्रेंड में हो गया है एक तरह से दिल्ली के मामले को देखते हुए। और जब जब फ्रिज का नाम आता है तो सबसे पहले श्रद्धा का नाम सामने आता है। श्रद्धा की वो पिक्चर सामने आती है कि कैसे एक दरिंदे ने 35 टुकड़ों में बांट दिया था एक लड़की को। तो आज की कहानी भी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो मैं शुरू करता हूँ बड़े विस्तार से। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली बॉर्डर के पास में एक झज्जर इलाका है, वहाँ से शुरू होती है। वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निक्की यादव। पिताजी का अच्छा खासा काम, स्पेयर पार्ट्स का, बिजनेसमैन फैमिली से आने वाली लड़की, पढ़ने में बहुत अच्छी, शार्प माइंड, और इसका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है। तो शुरू की जो एजुकेशन थी वो अपने आसपास के इलाके से इसने पूरी की, और हाईएस्ट स्टडी के लिए इसको फिर दिल्ली जाना था। तो ये दिल्ली में अपनी हाई स्टडी को करने के लिए, डॉक्टर का कोर्स आगे पूरा करने के लिए दिल्ली पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में एक कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन कराती है और वहां से कोचिंग करना शुरू कर देती है। घर दूर होने के कारण वहीं के इलाके में ये एक अपना रूम लेती है किराए पे, और वहीं पर रहना शुरू कर देती है, क्योंकि डेली अप डाउन करना ये पॉसिबल नहीं था, घर काफ़ी दूर था। वहीं पे अपना जो है ये रहना सहना शुरू कर देती है, अपना खाना वाना खुद से बनाती, वहीं खाती, और टाइम से कोचिंग, और कोचिंग से सीधा घर आना। इसी बीच एक लड़का जिसका नाम साहिल, साहिल भी एक कोचिंग सेंटर में अपना एडमिशन कराता है और पढ़ना शुरू कर देता है। अच्छी खासी फैमिली से आने वाला है साहिल, पढ़ा लिखा लड़का, और ये ये भी एक अच्छी एजुकेशन के लिए एडमिशन कराया इसने, और लगातार इसने पढ़ना शुरू कर दिया। साहिल का कोचिंग सेंटर और निक्की यादव का कोचिंग सेंटर बिल्कुल अलग अलग थे, कोई मुलाकात दोनों में नहीं थी किसी प्रकार, ना साथ रहते थे, और कोचिंग सेंटर भी अलग अलग। लेकिन इसमें एक कॉमन बात थी कि दोनों अपने कोचिंग सेंटर से जब आते थे तो एक ही बस, एक ही टाइम पे घर जाते थे, और एक ही टाइम पे स्कूल जाते, सॉरी, अपना कोचिंग सेंटर जाते थे, और वापस भी एक ही टाइम पे आते थे, और एक ही बस से आते थे। एक ही बस से अप डाउन करते करते धीरे धीरे इन दोनों में बातचीत शुरू होती है, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि एक ही बस से डेली अप डाउन हो रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, तो बात होना एक स्वाभाविक सी बात है। जब डेली डेली हम किसी का चेहरा देखते हैं तो बात हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे इन लोगों में बात होती है। साहिल अपने बारे में बताता है कि मैं भी स्टडी कर रहा हूँ, और मैं फार्मा कर रहा हूँ, फार्मा का वो कोर्स कर रहा था। उधर निक्की भी बोलती है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो दोनों की लगभग सोच एक जैसी थी, एक जैसा मैच कर रही थी। उसके बाद सब कुछ ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। धीरे धीरे इनके नंबर एक्सचेंज होते हैं, और ये स्टार्ट होता है 2018 से, ये सारा सिलसिला। नंबर एक्सचेंज होने के बाद में एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे इनकी मुलाकात प्यार में बदल जाती है, और प्यार में बदलने के बाद एक दूसरे के साथ फिर घूमना फिरना, कैफ़े जाना, पार्क में घूमना, ये सारी चीज़ें सिलसिला शुरू हो जाता है। और शुरू होने के बाद धीरे धीरे इनका प्यार परवान चढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद जैसे ही इनका प्यार परवान चढ़ता है, आना जाना मिलना मिलाना एक दूसरे से शुरू हो जाता है। उसी बीच आगे अब क्या होता है कि दस्तक आ जाती है कोरोना की। कोविड के उस टाइम में आप सबने देखा है कि सब लोग घरों में बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए थे, सड़कों पे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे, पूरी तरह से लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन हो गया तो मजबूरी हो गई, अब घर जाना पड़ेगा, ना तो क्लास चलेगी और ना कोचिंग सेंटर ओपन होगा। तो ये दोनों अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। झज्जर पहुँच जाती है निक्की यादव, और अपने घर नजफगढ़ पहुंच जाता है। नजफगढ़ के पास में इनका एक गांव है जिसका नाम है मित्राव, वहां पहुंच जाता है साहिल गहलोत। फ़ोन पे ये टच थे एक दूसरे से, लेकिन कोरोना काफ़ी लंबे टाइम तक चला, और लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना शुरू कर दिया लोगों ने, और अपने घर में रहना शुरू कर दिया। तो काफ़ी समय कोरोना के टाइम में भी अब एक दूसरे को समय देते फ़ोन के माध्यम से, मिलना मिलाना कुछ नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे कोविड का ये मामला धीरे धीरे कम हो रहा था, धीरे धीरे लोग अपना डर्रे पर आ रहे थे, काम धंधे शुरू से चलना शुरू हो गए थे, तो फिर दोबारा से ये धीरे धीरे जैसे ही कॉलेजेस खुलते हैं, स्कूल खुलते हैं, तो ये फिर दोबारा से दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली जाने के बाद में, अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि जो कोर्स कर रही थी निक्की यादव, वो उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाती, फेल हो जाती है। वहीं साहिल भी एग्ज़ाम अपना क्रैक नहीं कर पाता, वो भी फेल हो जाता है।
तो डॉक्टर बनने का सपना धराशायी हो गया निक्की यादव का। अब वो डॉक्टर नहीं बन सकती थी। फिर उसने अपना दिमाग लगाया कि चलो ठीक है, डॉक्टर नहीं तो प्रोफेसर बन जाते हैं। अब वो जो है प्रोफेसर बनने की तैयारी में उसी की एजुकेशन लेनी शुरू कर दी और ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं दोनों, साहिल भी और निक्की यादव भी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद में दोनों साथ में एक कमरा लेते हैं दिल्ली के उत्तम नगर में, और उत्तम नगर में कमरा लेने के बाद दोनों लिव इन में एक साथ रहना शुरू कर देते हैं बिना शादी के, जैसा अक्सर आजकल शहरों में खूब चल रहा है, ये चर्चा में है। चर्चा तो छोड़ो, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह से लिव इन में रहते हैं, बिना शादी के एक साथ रहते हैं, समय बिताते हैं, एक साथ रहना खाना पीना सब होता है। अक्सर ये होता है, जैसे श्रद्धा लिव इन में रह रही थी आफ्ताब के साथ, सेम सिचुएशन इनके साथ भी थी, निक्की यादव और साहिल गहलोत के बीच में। तो लिव इन में रहते हैं धीरे धीरे और अपनी स्टडी को भी कर रहे थे। इस मामले को चलते हुए 18 से शुरू हुआ था और ये अब 2023 अभी 10 फरवरी की ही बात है, जो अभी पिछली 10 फरवरी गई। इसमें एक ऐसा काम हो जाता है कि लोग फिर दोबारा से वो श्रद्धा का मामला सामने उनकी नज़रों में पिक्चर वही आ जाती है कि सेम उसी तरह से हो गया है। इस बीच हुआ क्या कि साहिल के घर वाले, साहिल थोड़ा सा अपने घर वालों से डरता था, कुछ बातें नहीं बताता था, जो अपने कॉलेज से संबंधित होती थी वही बातें बताता था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताता था। तो घर वाले भी इस चीज़ से अनजान, साहिल के भी और निक्की यादव के भी। घर वालों को कुछ नहीं पता था कि मेरी बेटी या मेरा बेटा किसके साथ रह रहा है, लिव इन में रह रहा है या अकेले रह रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, उनके बारे में कोई बातें नहीं करते थे दोनों। क्या किसकी कौन गर्लफ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है, नहीं, कुछ भी नहीं। जबकि श्रद्धा के मामले में उनके घर वालों को सारा पता था कि श्रद्धा का एक बॉयफ्रेंड है आफ्ताब नाम का और वो साथ में लिव इन में रहते हैं। लेकिन यहाँ लिव इन में रह रहे थे, लेकिन पता किसी को नहीं था कि ये एक दूसरे के साथ क्यों रह रहे हैं। इनकी दोस्ती के बारे में बस सबको पता था कि दोस्त है एक। उसके बाद धीरे धीरे मामला जैसे आगे बढ़ रहा था तो साहिल के ऊपर प्रेशर करते हैं घर वाले कि शादी कर देते हैं हम साहिल की, और इसके साथ पढ़ता रहेगा साथ ही साथ। तो साहिल की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है लड़की देख करके, और चट मंगनी पट ब्याह वाला काम धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अच्छा, ये निक्की यादव को नहीं बताता है क्योंकि ये शुरू से सोचते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे। एक दूसरे से वादे कस्में वो सारी होती हैं, फॉर्मेलिटी जो बीच में होती है, एक दूसरे के कहें तो प्यार को पाने के लिए, प्यार भी क्या, प्यार तो कुछ है ही नहीं, जब किसी ने मर्डर कर दिया तो प्यार किस चीज़ का। अगर ये कहें कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए झूठी कस्में और वादे हो जाते हैं, और अक्सर यही होता है प्यार के नाम पे। इससे पहले क्या हुआ, जब 14 फरवरी का इन्होंने प्रोग्राम बनाया निक्की यादव ने और फ्लाइट की टिकट कराई, और इसने कहा कि मैं 14 फरवरी को आपके साथ वैलेंटाइन डे जो मनाऊंगी वो गोवा में मनाएंगे हम लोग। तो बाकायदा उसने 2 टिकट कराए प्लेन के और तैयारी पूरी थी। इसी बीच साहिल गहलोत के रिश्ते की और शादी की तैयारी जोरों शोरों पे होना शुरू हो जाती है। 9 फरवरी को उसकी सगाई थी और 10 फरवरी को शाम को उसकी शादी होनी थी। अब मिल भी रहे हैं, 4-5 दिन से ऐसा हो रहा है कि साहिल नहीं मिल पा रहा है उसको, निक्की को। तो फ़ोन पे अक्सर बात हो रही है और मिलने की वो बोल रही है, तो वो कह रहा है कि कुछ अभी मुझे काम है, मैं बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं मिल सकता। तो इस तरह से वो उसको टरकाता रहा, टरकाते-टरकाते वो टाइम आ गया जब 9 फरवरी में उसकी सगाई हो गई थी। अपने किसी सूत्र से निक्की यादव को पता चलता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड साहिल गहलोत शादी कर रहा है और आज उसकी क्या कहें मंगनी है या सगाई है और कल उसकी बारात जानी है। तो ये सुन करके निक्की यादव के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और जैसे मानो कि पूरा आसमान उसके ऊपर टूट पड़ा हो, क्योंकि वो उसके साथ काफ़ी लंबे समय से रह रही थी लिव इन में और एक दूसरे के साथ वादे कश्में कर रखे थे कि मैं शादी तुमसे ही करूंगी, और वो भी कहता था कि मैं शादी तुमसे ही करूंगा। तो लेकिन ये कैसे हो गया। अब वो तब तक कुछ सोचती, इससे पहले वो उसको फ़ोन करती है और फ़ोन करने के लिए उसको मिलने के लिए बोलती है। साहिल कहता है ठीक है, मुझे कुछ अभी काम है, लेकिन मैं काम ख़त्म करके मैं तुम्हें मिलने आता हूँ। 11 बज गए रात को। 11 बजे साहिल आता है अपनी हुंडई वर्ना कार से निक्की के फ्लैट पर और निक्की को फ़ोन करके बुलाता है। इसमें यहाँ पे निक्की की छोटी बहन भी निक्की के साथ रह रही थी कुछ दिन से, वो भी अपनी स्टडी के लिए जो है वहीं पे आई थी। निक्की को फ़ोन करता है साहिल और कहता है कि आओ बातें करते हैं। निक्की चली जाती है, गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, वो गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही वो अपना वही जो उसके दिमाग में चल रहा था पूछती है कि तुम शादी कर रहे हो क्या। पहले मना करता है कि नहीं मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके पास सोर्सेस पक्के थे, वो बताती है कि नहीं आप शादी कर रहे हो। फिर वो कह देता कि हाँ मैं शादी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर वालों की प्रेशर से मैं घर वालों को मना नहीं कर सकता और उनके मैं खिलाफ भी नहीं जा सकता, इसलिए ज़बरदस्ती मेरी शादी हो रही है, मैं खुश नहीं हूँ इस चीज़ से, लेकिन शादी कर रहे हैं घर वाले। ये बात उसके मुंह से सुन करके उसको और गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और वो सारी बातें होती हैं कि मतलब तुम गद्दार हो, धोखेबाज हो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, तुमने मेरा यूज़ किया, अब तुम मुझे फेंकना चाहते हो, यूज़ एंड थ्रो कर लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो होती रहती है। धीरे धीरे दोनों में तनातनी जोरों पर शुरू हो जाती है, एक दूसरे को भला बुरा कहना, एक दूसरे को मारना पीटना, और यहाँ तक कि मतलब इतना बड़ा मनमुटाव हो गया कि बस अब एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। इसी बीच गुस्सा आ जाता है साहिल गहलोत को बहुत ज़बरदस्त वाला। तो कार में अक्सर क्या होता है, जो चार्जिंग वगैरह लगाने के लिए डेटा केबल होता है, चार्जर होता है, उस डेटा केबल से निक्की के गले में फंदा बना करके उसको बहुत टाइट से खींच देता है और जब तक खींचे रखता है जब तक कि निक्की यादव की मौत नहीं हो जाती।
अब वो गुस्से गुस्से में उसने डाटा केबल से उसके गले पे दबा तो दिया, घोंट तो दिया उसका गला, लेकिन जब उसकी मौत हो गई, हिला चला कर देखा, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अब वो घबरा जाता है पूरा कि ये मुझसे क्या हो गया गुस्से में। अब घबरा जाता है तो सामने वाली ड्राइवर के साइड में सीट पर बैठी है, बैठी क्या है, अब तो मृत्यु हो गई उसकी। और उसको बेल्ट लगाता है और बेल्ट लगाने के बाद में घबरा जाता है। वो सोचता है कि मैं इसको अब कहाँ ठिकाने लगाऊं। पूरी रात वो घूमते फिरता रहता है दिल्ली की सड़कों पर और जगह देखता है, तलाश करता है कि मैं अब इसको ठिकाने लगाऊं तो कहाँ लगाऊं। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था और ऐसे टाइम पे इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। लगातार 4 घंटे, 11 से 3 बज गए, लगातार 4-5 घंटे सड़कों पर घुमाता रहता है। 40-50 किलोमीटर तक का अपना सफ़र तय करता है। थोड़ा सा कहीं रुकता है और बॉडी को फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई ना कोई वहाँ आ जाता है या गाड़ियाँ चल रही हैं तो उसको जगह नहीं मिली। इनका एक ढाबा था। ढाबे में अभी ढाबा बंद था क्योंकि साहिल की शादियों की तैयारी चल रही थी, तो पिताजी ने ढाबा बंद कर रखा था। जितने शादी में काम करने वाले वर्कर वगैरह थे वो सब घर में अपने काम को जो है वो संभाल रहे थे, तो ढाबा बंद था। फिर इसके दिमाग में आती है कि क्यों ना हमारा जो ढाबा है, अभी 2-3 दिन वहाँ कोई जाएगा नहीं, तो क्यों ना इस लाश को वहीं पे ठिकाने लगा दें। अच्छा, इस बीच अगर थोड़ा सा हम बात करें पुलिस के बारे में, जब श्रद्धा मर्डर केस हुआ था और इसके बाद भी एक कंझावला केस हुआ था जिसमें अंजलि नाम की एक लड़की दिल्ली की सड़कों पर 12 किलोमीटर तक घिसटती रही, किसी पुलिस वाले की नज़र नहीं गई, तब भी पुलिस को सबक नहीं मिला कि थोड़ा सा पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, थोड़ा सा सख्त हो जाना चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। निर्भया केस हुआ, पूरी दिल्ली में गाड़ी घूमती रही और निर्भया के साथ में दरिंदगी करते रहे, तब भी पुलिस वालों को समझ में नहीं आया। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ। एक हत्यारा अपनी वर्ना कार में एक डेड बॉडी को साथ में लेकर के लगभग 4 घंटे दिल्ली की सड़कों पर दौड़ाता है, लेकिन एक भी जगह उसे कोई पुलिस वाला टच नहीं करता, रोकता तक नहीं है, क्योंकि कोई मिला ही नहीं उसे पूरी रात में। तो यहाँ पर पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आप, ये ड्यूटी है या क्या है, या खाना पूर्ति हो रही है। तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन खैर वापस कहानी पे लौटते हैं। ये उस अपने ढाबे में चला जाता है और ढाबे में जाने के बाद में ये उसको ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर देखता है, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर इसको दिमाग में आती है श्रद्धा वाली मामला कि श्रद्धा को फ्रिज में दबाया था। ये उस लाश को ठूस देता है, अपनी गर्लफ्रेंड की लाश, निक्की यादव की लाश को ज़बरदस्ती, छोटा फ्रिज था उसमें ठूस देता है। ठूसने के बाद में गेट बंद कर देता है और कुछ उसको रोकने के लिए थोड़ा रस्सी वस्सी से इस तरह से पूरा लॉक कर देता है और वहाँ से वो निकल जाता है। सही 4 बजे अपने घर पहुँचता है। घर वालों को भी लगा कि चलो आज इसकी सगाई है तो हो सकता है कि दोस्तों में पार्टी वार्टी कर रहा हो, ठीक है आ गया, कल तो शादी है ही है। घर आ जाता है। घर आने के बाद में, अच्छा, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब निक्की अपने घर वालों को फ़ोन नहीं करती थी। अब एक दिन पूरा हो गया, निक्की का फ़ोन घर वालों को नहीं गया। उसके पापा ने छोटी बेटी को फ़ोन किया कि निक्की कहाँ है, फ़ोन नहीं मिल रहा है। तो उसने कहा कि पापा वो बोल रही थी कि मुझे मसूरी जाना है, तो वो मसूरी गई है घूमने के लिए और आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी तसल्ली हो गई पिताजी को। उसके बाद फिर अगला दिन, पूरा दिन बीत जाता है। इस बीच उसकी शादी भी हो गई साहिल की, अगले दिन शादी थी तो शादी हो गई धूमधाम से। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए। इस बीच कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। निक्की के घर वाले परेशान कि निक्की आखिर गई तो गई कहाँ। रिपोर्ट इसलिए नहीं कराते कि उसकी बेटी खुद कह रही है कि वो मसूरी जाने की बात बोल रही थी, तो वो हो सकता है घूम फिर के आ जाएगी, फ़ोन में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो इसलिए रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराते और ज़्यादा हैरान भी नहीं होते, क्योंकि अब से पहले भी वो घूमने चली जाया करती थी, तो अक्सर ये तो होता ही था। तो कोई ज़्यादा चीज़ नहीं थी, लेकिन हाँ, एक डर था मन में कि शायद कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि फ़ोन नहीं मिल रहा 4-5 दिन तक। उसके बाद निक्की का दोस्त पुलिस वालों से बोलता है कि निक्की गायब है और मैं भी उनका फ्रेंड हूँ, लेकिन जो साहिल गहलोत है, इससे निक्की का लगभग 3-4 साल का रिलेशन है, लेकिन ये शादी कहीं और कर रहा है और निक्की भी गायब है, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो पुलिस वाला बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अक्सर ऐसा होता ही है कि शादी किसी और से, प्यार किसी और से बहुत सारे लोग करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद में क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर को एक फ़ोन आता है अपने एक मुखबिर का, और मुखबिर बोलता है कि एक ढाबा यहाँ पे बंद पड़ा है 2-3 दिन से, लेकिन मैंने रात को 3 बजे के आसपास उस ढाबे में कुछ हलचल देखी है, और हलचल देखी है तो मुझे कुछ शक है, कुछ संवेदनशील मामला है। ढाबे का पता चला कि वो साहिल के बाप का ढाबा है, और जो इंस्पेक्टर को फ़ोन गया था, क्राइम इंस्पेक्टर को, वो अब उसका एक तरह से कहें तो मुखबिर था, और मुखबिर की उस पर वो विश्वास भी बहुत करता था। तो जब धीरे-धीरे पता चला और छानबीन की कि अगर चलो ठीक है इस तरह से है मामला, तो किसी न किसी थाने में रिपोर्ट दर्ज होगी। थानों को अलर्ट किया गया, तो रिपोर्ट किसी में दर्ज थी नहीं, क्योंकि पिताजी ने रिपोर्ट लिखी नहीं। उनको ये है कि अभी भी कि मेरी बेटी घूमने गई, आ जाएगी। लेकिन अगर साहिल से पूछा जाए, फ़ोन किया फिर साहिल को, तो साहिल ने भी कहा देखो मैं तो 2-3 दिन से मेरी शादी थी, तो मैं बिज़ी बहुत था, मुझे नहीं पता। वो मेरे पास आई ज़रूर थी, मिली ज़रूर थी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं भी थोड़ी जल्दी में हूँ और मैं आके मिलूँगी तुम्हारी शादी के बाद। इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बना देता है। खैर कोई बात नहीं, बात आई गई हो जाती है। जब मुखबिर का फ़ोन आता है, पुलिस अब सख्ते में आना शुरू हो जाती है कि लड़की नहीं मिल रही है, कुछ तो मामला गड़बड़ है। एक टीम जाती है उस ढाबे पर। जाने के बाद देखती है, छानबीन करती है, और एक पुलिस वाले की नज़र उस फ्रिज पर पड़ती है, क्योंकि जब से दिल्ली में फ्रिज वाले मामले शुरू हुए, श्रद्धा का हो या इसका जो क्या कहें अंजन दास का हो, तो फ्रिज एक कहें तो टारगेट पे है। एक पुलिस वाला फ्रिज को खोलता है। जैसे ही फ्रिज का डोर खोलता है, अंदर से निक्की यादव की लाश
गिर जाती है। गिरने के बाद सबके होश ख़राब हो जाते हैं और मुखबिर की सूचना बिल्कुल पक्की निकल गई। सब हैरान परेशान। तुरंत उसको उठा करके सरकारी हॉस्पिटल उस बॉडी को भेजा जाता है। सारे जो है जो लीपापोती होती है इस बीच, जितनी फॉर्मेलिटी होती है पूरी करके उसको भेजा जाता है और पिताजी को फ़ोन किया जाता है कि आप थाने आ जाओ, आपसे बात करनी है। पिताजी थाने जाते हैं निक्की यादव के। फिर उन्हें वहाँ पे पता चलता है कि बेटी एक्सपायर हो चुकी है, बेटी का खून हो गया और ये लाश मिली है साहिल यादव के ढाबे पर। साहिल यादव के पीछे लग जाती है पुलिस, उसको बिना बताए। अभी भी साहिल को ये नहीं पता है कि मेरा केस खुल चुका है। एक टीम उसकी ताक में रहती है। जैसे ही घर आया उसको दबोच लिया गया। दबोचने के बाद में थाने लाया गया, पूछताछ की गई। पहले वो उसने घुमाने फिराने का काम किया, लेकिन इस बीच यहाँ बचने का कोई कारण नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसी के ढाबे पे उसी के फ्रिज के अंदर लाश मिली है निक्की यादव की। तो सारे रास्ते बंद, बचने का कोई चांस नहीं। अब वो कहानी सुनाता है वही जो मैंने आपको अभी सुनाई कि वो मुझे प्रेशर कर रही थी कि शादी तुम तोड़ दो, हम भाग चलते हैं। तो मैं घर वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, उनके खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका डाटा केबल से गला घोंट दिया और उसकी मौत हो गई। मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं इधर-उधर उस लाश को ठिकाने लगाऊँ, लेकिन कोई जगह नहीं मिली। मैं पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। लास्ट में मुझे याद आया कि ढाबे पे कोई नहीं है, वहाँ पे इसको मैं ठिकाने लगाऊँगा। श्रद्धा मर्डर केस में और अंजन दास मर्डर केस में, इसमें दोनों में एक चीज़ कॉमन थी कि दोनों के टुकड़े किए गए थे। अब तीसरी लाश जो फ्रिज से निकली, इसमें थोड़ा-सा एक अलग चीज़ ये थी कि इसके टुकड़े नहीं हुए थे, ये साबुत लाश थी। लेकिन हो सकता है कि फ्री होकर के इसके टुकड़े करता साहिल, टुकड़े करके इसको कहीं इधर-उधर फेंक करके समाप्त करने की कोशिश करता। बाद में क्या करता ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, ये लाश साबुत थी। अब धीरे-धीरे सारी चीज़ें सामने आ गई थी। साहिल को जेल भेज दिया गया है, अपने गुनाह की सज़ा काट रहा है और एक लड़की की जान और चली गई, प्यार, मोहब्बत और झूठे इश्क के चक्कर में। दोस्तों कहानी तो समाप्त यहीं हो जाती है, लेकिन और थोड़ी-सी बात अगर मैं पर्सनली बताऊँ, तो वो ये है कि कब तक लोग कैंडल मार्च निकालेंगे, कब तक चक्का जाम करेंगे, कब तक एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, नारे लगाएँगे। किसी लड़की की हत्या हो जाती है इस तरह से, लेकिन दुःख तो पूरे देश को होता है, जो जायज़ भी बात है। लेकिन कहीं न कहीं लड़कियों को भी अपने अच्छे या बुरे को थोड़ा-सा नज़दीक से देख लेना चाहिए। आँख मूंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। कदम-कदम पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कब सीखेंगे आप लोग? कब सीखेंगे? 3-3 साल, 4-4 साल के रिलेशन वाले अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर रहे हैं, उनके 35-35 टुकड़े कर रहे हैं। 4 साल का रिलेशनशिप है, डाटा केबल से गला घोंट रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ फिर भी नहीं मानती हैं। लिव इन में रहने का क्या बनता है? लिव इन का मतलब क्या है? बस समाज के सामने 7 फेरे नहीं डले ना, बाकी तो काम सारे हो रहे हैं ना शादियों वाले। क्या होता है लिव इन? बस एक दूसरे के साथ रहो, जब मन भर जाए तो एक दूसरे को छोड़ दो। क्या है ये? मतलब हम एडवांस के नाम पर क्या गंद फैला रहे हैं, इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि हम एडवांस हो गए, हम डेवलप हो गए। यार किस चीज़ का डेवलपमेंट है? बिना शादी तुम एक साथ रह रहे हो, एक दूसरे की इज्जत को ख़राब कर रहे हो, उसके बाद कहते हो कि अब शादी कर लें। अब वो तुमसे क्यों शादी करेगा जब 4-5 साल तक लगातार तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया उसने? वो तो नहीं करता शादी। उसे तो अब कुछ नया चाहिए। तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका, तुम्हें उसने हर तरीके से यूज़ कर लिया, मन भर गया उसका। तो लिव इन में रहने वालों के मुँह पे करारा थप्पड़ है, जो रह रहे हैं ना, ये जो लड़कियाँ रह रही हैं, थोड़ा-सा सचेत हो जाओ। ये लिव इन और ये डेवलपमेंट के नाम पे अश्लीलता करना, डेवलपमेंट के नाम पे बेहूदी हरकत करना, ये सारे के सारे तुम्हें किसी दिन ले बैठेंगे और ये होता रहता है। कब सुधरेंगे? कंझावला कांड हो गया और आपका श्रद्धा मर्डर केस हो गया और एक रुड़की में एक लड़की को बैग में भर करके मार के बैग में डाल करके एक लड़का ले जा रहा था, वो केस हो गया। हर जगह ऐसे मामले सुनने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी लड़कियाँ नहीं मानती हैं। इस कहानी को सुन करके अगर समझ में आता है तो सुधर जाएँ थोड़ा-सा। लिव इन विव इन ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बस एक दूसरे का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए घरवालों के खिलाफ जब-जब कोई गया है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तब-तब उसने नुकसान किया है। अगर वो अपने घरवालों को बता देती, हो सकता है घरवाले, हालाँकि समझता तो कोई है नहीं, मानता तो कोई बात है नहीं। श्रद्धा के घरवालों ने मना किया था कि बेटा उसके साथ नहीं रहना, अच्छा लड़का नहीं है, वो नहीं मानी, बँट गई 35 टुकड़ों में। अब निक्की है, निक्की यादव, इसने भी अपने घरवालों को नहीं बताया, इसे लगा कि कभी पता नहीं चलेगा, लास्ट में बता देंगे, लेकिन फिर भी हो गया ना काम खराब। गई ना अपनी जान से। क्या सपने थे उसके? कभी डॉक्टर बनना चाहती थी, कभी प्रोफ़ेसर बनना चाहती थी, बन गई। 4 साल से इस्तेमाल जो व्यक्ति किसी चीज़ को कर रहा है, भाई वो शादी क्यों करेगा उससे? उसका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उस लड़की से। तो ये कहानी उन लड़कियों को ज़रूर सुननी चाहिए जो लिव इन में रह रही हैं या जो रहने की सोच रही हैं या जो ज़्यादा ही प्यार में गिरफ्तार हैं। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क ये बहुत कमी से देखने को मिलते हैं। अगर कहीं होगा ना 99.99% तो ये एक दूसरे का कहें तो इस्तेमाल करने वाली बात है। अगर -1% कहीं पे है तो ज़रूर खैर, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम रेशो है। ज़्यादातर एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाली बात हो रही है। झूठे, सच्चे, कस्में, ये वो, मतलब हर ऐसा करके दिखा देंगे कि मतलब ये लोग मजनू की छठी औलाद हैं। इतनी बड़ी मतलब आशिकी जता देंगे। दोस्तों ये कहानी बहुत कुछ समझाती है, बहुत कुछ सिखाती है। बात करने के लिए बहुत सारी है और आप भी सब समझदार हैं, मुझे सब पता है। सबको सब पता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमें सब पता होता है, फिर भी हम मतलब उसी राह पे चलने की कोशिश करते हैं। अगर ये कहानी आपको कुछ सिखाती है ना, तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। और अगर कोई लड़की इस तरह की है किसी के घर में या कोई भी, उसको शेयर ज़रूर करना। और अगर वो समझ ले ना इस चीज़ को, तो मतलब हमारा तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा खैर।
एक व्यक्ति की भी, एक लड़की की भी जान बचाने में ये वीडियो कारगर साबित हुआ तो हमारा तो काम धन्य हो गया। लेकिन अगर कोई समझे तब होगा। तो मेरे दोस्तों, जितने भी ये आजकल सिस्टम चल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठा प्यार, झूठे वादे, झूठी कस्में, एक दूसरे का सिर्फ इस्तेमाल, यूज एंड थ्रो हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कोई प्यार व्यार नहीं है। प्यार होता तो क्या वो मार देता उसको? नहीं मारता ना। और मज़े की बात यह है कि लड़कियां खुद उन लड़कों को मजबूर करती हैं मारने के लिए। क्यों करती हैं? जब तुम उसको अपने आप को परोस देते हो, पूरी तरह से उसके सामने प्रस्तुत कर देते हो अपने आप को, 3 साल 4 साल लगातार, जो तुम्हारे पास आने का जो उसका मकसद था वो पूरा हो गया। उसने जो तुमसे करना था वो कर लिया, जिस तरह से करना था उस तरह से तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, 4-5 साल तक कर लिया। अब उसका मन भर गया तुमसे, क्यों करेगा शादी? तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बातें बहुत है करने के लिए इस टॉपिक पर, क्योंकि बड़ा संवेदनशील टॉपिक है। लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है ना, ये शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसको शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना छोड़ो, भाड़ में गया। लेकिन ये स्टोरी ऐसी है जो हमारे देश में जानी चाहिए, हर घर तक जानी चाहिए और हर व्यक्ति के कानों तक जानी चाहिए, ताकि वो समझ सके कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को कैसे बचाना है, कैसे आजकल के झूठे इस प्रेम जाल के इस दंश से कैसे अपने आप को बचाना है, कैसे अपने बच्चों को बचाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू सो मच। और एक बार फिर आपके लिए मेरे उसी पुराने अंदाज में, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो। थैंक यू सो मच। अपने बच्चों का ख्याल जरूर रखें, खासकर लड़कियों का। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं किसी और दिन, किसी और नए टॉपिक पर। तब तक अपना ख्याल रखें, बच के रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अलर्ट रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।